बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। द फर्स्ट इज़ लॉग फाइल्स, जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम की लॉग फाइल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और नंबर 2 यम येलो पेजेस अपडेट मैनेजर। आगे चलते हैं। सिस्टम लॉग फाइल्स का बेसिक पर्पस लिनक्स में होता है कि जो भी एक्टिविटी मशीन पे की जा रही है उसकी एंट्रीज को अपने पास रिकॉर्ड करते रहना। सिस्टम लॉग फाइल्स जो हैं ये ट्रबल शूटिंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिस्टम की सिक्योरिटी, सेफ्टी और अप टाइम से मुतल्लिक़ भी इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लॉग फाइल्स को मिलेंगी स्लैश वार लॉग के फोल्डर में। अगर आप करें cd/var/log तो जहां आप पहुंचेंगे वहां पर आपको सारी लॉग फाइल्स मिल जाएंगी। और ज़ाहिर ls की कमांड बहुत बेसिक है, उसकी मदद से आप सारी रेलिवेंट लॉग फाइल्स को वहां लिस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी लॉग फाइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम लॉग फाइल है और जो कॉमन फाइल है दैट इज़ वार लॉग मैसेजेस। आपके सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर सर्विसेज से मुतल्लिक़ मैक्सिमम मैसेज जो हैं वो आपको इस फाइल में से अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके कर्नल से बूटिंग से मुतल्लिक़ मैसेज जो हैं वो आपको इस लॉग फाइल में से नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर वो हमें यहाँ से नहीं मिलेंगे देन हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? उसके लिए आपकी कर्नल की लॉग फाइल है दैट इज़ DMESG या डी मैसेज हम इसे कहते हैं। आपका सिस्टम जब बूट होता है तो उसमें जो हार्डवेयर लोड हो रहा होता है, जो सर्विसेज लोड हो रही होती हैं, मेमोरी, रैम, CPU, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डी मैसेज की फ़ाइल में स्टोर होती जाती है और आपको वहाँ से आप अवेलेबल कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। ये 4 मैक्सिमम पॉइंट हैं आपके पास जिनकी मदद से आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कर्नल की लॉग फाइल में आपको क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी। कर्नल की लॉग फाइल के बाद नेक्स्ट हमारी सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ बातें आएंगी। तो वार लॉग सिक्योर फाइल जो है ये आपके सिस्टम की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी। जिस तरह आपके TCP रैपर्स हो गए, लॉग इन लॉग ऑफ के सेशंस हो गए, रिमोट एक्सेस हो गई, ये सारी बातें आपको सिक्योरिटी लॉग में से मिलेंगी। अगर आपका ख्याल है कि कोई शख्स अनअथराइज एक्सेस कर रहा है या अनअथराइज टाइम पे एक्सेस कर रहा है तो ये सारी बातें आप सिक्योर फाइल में जाकर लिस्ट करें तो सारी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। ऑडिट लॉग, आपके सिस्टम पे ऑडिट से मुतल्लिक़ जितने भी चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आपको /var log में ऑडिट के फोल्डर में audit.log के अंदर मिल जाएंगी। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग और नाइस बात है वो कि SC लिनक्स से मुतल्लिक़ मैसेजेस भी सारे इसके अंदर जाते हैं। AVC एक्सेस वेक्टर कैशे, शायद आपको याद हो हमने बात की थी SC लिनक्स के लेक्चर में कि जो भी आपके एक्सी लिनक्स से मुतल्लिक़ एरर मैसेजेस आते हैं अथेंटिकेशन से मुतल्लिक़ या जो रूल्स अथराइजेशन है वो सारे के सारे AVC के थ्रू स्टोर होते हैं। तो आप वो सारे मैसेजेस audit.log में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लॉग फाइल्स हैं, जिस तरह यम की रिपोजिटरी की जो लॉग फाइल है, जो आपकी यम की वर्किंग हो रही है वो आपको yum.log में से मिल जाएगी। boot.log में बूट मैसेजेस होंगे। अब HTTP की सर्विस है तो HTTP क्या करता है कि वो वार लॉग में HTTPD के नाम से अपना फोल्डर बनाता है और अपनी फाइलें वहाँ पे मेंटेन करता है। access.log होती है, error.log होती है, डिफरेंट फाइल्स होती हैं। तो हर सर्विस जो है वो अपनी रेलिवेंट फोल्डर को अलग मेंटेन करती है। FTP होगा तो उसका अलग होना चाहिए। ये हर सर्विस टू सर्विस वेरी करता है कि क्या वो स्टैंडर्ड मैसेजेस में अपने लॉग फेंक देगी या अपनी अलग फाइल मेंटेन करेगी जहाँ पर लॉग्स को स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट चीज़ है कि लॉग को व्यू किस तरह किया जा सकता है। तो आसान जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो तो है टेल-F। टेल-F के बाद आप लॉग फाइल का पाथ देते हैं तो जब भी उस लॉग फाइल में कोई नया इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, कोई कमांड ऐड होगी तो वो आपके सामने स्क्रीन पर लिस्ट हो जाएगी। अगर आप डी मैसेज की यूटिलिटी डी मैसेज लिखें स्क्रीन पे तो जो फाइल डी मैसेज की आपकी क्रिएट हुई है उसके कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। SC अलर्ट और AU रिपोर्ट फाइल्स जो है ये SC लिनक्स से मुतल्लिक़ मैसेजेस आपकी
स्क्रीन पे आपको शो करवा देंगी। लॉग व्यू करने के लिए एडवांस टूल्स बेशुमार मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन RHCSA की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको अपने सिस्टम की लॉग फाइल्स जो हैं वो स्टडी करनी आनी चाहिए। तो कुछ इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ देखते हैं। इस वक्त इस पर हम लॉगिन है। सबसे पहली बात यह है, मैं स्विच करता हूँ cd/var log में, ls करें और ये सारे आपको लॉग्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपकी सारी लॉग फाइल्स हैं जो कि हर एक सिस्टम से मुतल्लिक़ हैं। अब मैं सिर्फ अगर ये कहूँ ना कि टेल /var log और मैसेजेस, तो आखिरी 10 लाइनें आपको ये शो कर देगा। आप लाइनें बढ़ा भी सकते हैं। से मैं कह देता हूँ टेल -n आप कर दें जी 30, तो आखिरी 30 लाइंस आपको शो हो जाएंगी। अच्छा, इन द सेम वे जिस तरह मैंने कहा था लॉग को फॉलो करना, तो मैं कह देता हूँ कि टेल-f फॉलो करे /var log मैसेजेस, एंटर करें। देखें अब लॉग यहाँ ठहर गया। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ ताकि कोई नया मैसेज आए तो उसके नीचे रिकॉर्ड हो। एक नया टैब खोलते हैं। अच्छा, स्क्रीन को हम क्लियर करते हैं। अब इस साइड पर देखें फिलहाल कोई मैसेज नहीं है। मैं कहता हूँ /etc init.t network restart, एंटर करें और ज़रा इस साइड पे आएँ। देखें ये मैसेज जनरेट होने शुरू हो गए। आपके कर्नल के मैसेज जो भी हैं सिस्टम से मुतल्लिक़ आपको सामने अब देखें कि वो डिसेबल कर रहा है। कुछ देर के बाद इनेबल के मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। अभी क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही इंटरफेस है तो वो उसकी वर्किंग हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करें। मैं कहता हूँ ऑटो, ये देखें मैसेजेस की लिस्ट शो हो गई आपके सामने, ये देखें। सो दिस इज़ हाउ के लाइव मैसेजेस जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इफ़ कन्फिग करें नेटवर्क के आपको एड्रेसेस भी नज़र आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ आपकी वार लॉग की फाइल्स चेक होती हैं। एक और कर लेते हैं ls सिक्योर की फ़ाइल भी है। एक काम हम करते हैं जनाब अली के टेल-f सिक्योर, ले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ su-जमील, ठहरें जनाब, टेल कर लें, कैट कर लेते हैं /etc पास wd, यूज़र जावेद है जी। मैं कहता हूँ su-जावेद और इधर क्लिक करते हैं जी, सेशन ओपन फॉर यूज़र जावेद। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके सामने शो हो गई। अब मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ यहाँ से। आगे देखें सेशन क्लोज फॉर यूज़र जावेद। तो इट मीन्स आपकी जो सिक्योर की फ़ाइल है वो भी आपकी सारे इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रही है अपने पास। सो एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है जो कि आपको हेल्प आउट कर देगा। आई वुड सजेस्ट कि मॉनिटरिंग के ऊपर बड़ा ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी, क्योंकि ये बड़ी हेल्पफुल होती है आपको प्रॉब्लम्स से ध्यान देने में। जी, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात ये करेंगे कि आपके सिस्टम में इन लॉग्स के अंदर एक ऑप्शन होती है दैट इज़ नोन एज syslog। RHEL 5 तक मैसेज था दैट इज़ syslog, लेकिन अब आकर RHEL 6 में उसका नाम हो गया है rsyslog। rsyslog की फ़ाइल को आप किस तरह ओपन कर सकते हैं? हम कह देते हैं कि vi/etc/rsyslog.conf। कन्फिग्रेशन करनी बड़ी ज़रूरी है।
कुछ कॉन्फ़िगरेशन रेड हैट की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं और हो सकता है पेपर में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बातें ना कही जाएं, आसान बातें होती हैं, लेकिन उसका पता होना आपको बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखें, मैं एक लफ्ज़ सर्च कर देता हूँ, दैट इज़ कर्नल, एंटर करें, नेक्स्ट करें। ये रूल्स का सेक्शन है। रूल्स के सेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो पहले ऑप्शन है कि लॉग ऑल कर्नल मैसेजेस टू द कंसोल। ये हाईलाइट इसको रिमार्क किया गया है। कर्नल डॉट स्टैटिक से मुराद ये कि कर्नल के सारे मैसेजेस कहाँ पे शो करें, सैश डेव सैश कंसोल पे। हमसे इसको अमेंड कर सकते हैं दो तरीके। हम कह सकते हैं कि जी कर्नल डॉश CRIT क्रिटिकल, या कर्नल के जो क्रिटिकल मैसेजेस हैं उनको वार कंसोल यानी कि डिस्प्ले पे ना ले आए। मैं कह देता हूँ कि से स्टैंडर्ड फाइल है /var/log/मैसेजेस। इससे मुराद ये कि कर्नल के क्रिटिकल मैसेजेस जो हैं वो वार लॉग मैसेजेस के अंदर आ जाएं। या अब आसानी के लिए अगर आप चाहते हैं सारे मैसेजेस आ जाएं, आप कह दें सारे, तो कर्नल के जितने भी मैसेजेस होंगे लॉग से मुतल्लिका वो सारे के सारे वार लॉग मैसेजेस में चले जाएंगे। पेपर में हो सकता है आपको ये कहा जाए कि आप अपनी लॉग्स को किसी सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र करें। जितनी भी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग्स होती हैं उनमें हर सर्वर या हर मशीन अपने लॉग्स के सेंट्रलाइज सर्वर को भेजता है। यही तरीक़ाकार यहाँ अडॉप्ट किया जाएगा। इसका हल ये है कि आप लाइन ढूंढें जिसके स्टार्ट पे @ का साइन है। मैं सर्च करवाता हूँ, नेक्स्ट करें, एक मिनट, /@ जी देखें @ सर्च हो गया। ये भी आपके फॉरवर्डिंग रूल्स का डिपार्टमेंट है और आप यहाँ पर ये चेक करें कि ये लिखा हुआ है साइन रिमोट होस्ट इज़ नेम एंड IP। ये देखिए रिमार्क लगाया गया है, इसको आप अमेंड कर सकते हैं। से हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमने ये पैटर्न देख लिया। मैं इसे कह सकता हूँ कि static.static @ मैं कहता हूँ से 10.1.1.1 कॉलन सिसलॉग की पोर्ट है 514। अब static.static से मुराद ये है कि इस सिस्टम की मौजूद किसी भी सर्विस पर किसी भी किस्म का इवेंट हो तो @ से मुराद है TCP कि TCP पोर्ट पर 514 पर वो इस सर्वर को भेज दे जो कि मेरा सिसलॉग सर्वर है। अच्छा, अगर इसको मैं एक कर दूंगा ना @साइन तो ये UDP हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कि किसी भी सर्वर का कोई भी मैसेज UDP एड्रेस पर इस सर्वर के पोर्ट नंबर 514 पर भेज दिया जाए। तो ये तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप अपना जो सिसलॉग सर्वर है उसको सेंट्रलाइज सर्वर को अपनी लॉग्स भिजवा सकेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला काम क्या होता है जब सर्विस कॉन्फ़िगर कर लेंगे जी? अगला काम क्या है, /etc init.d dr syslog। पहले स्टेटस चेक करें, रनिंग है, इसको आप रीस्टार्ट करें, ठीक है। और चेक कॉन्फ़िग आपको पता ही है, CHKCONFI चेक कॉन्फ़िग r syslog on। CHKCONFI जी, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है जी। तो ये तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप अपने लॉग्स को मैनेज करेंगे इन RHEL 6 के अंदर। अच्छा जी, अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि आप यम की रिपोजिटरी किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जबकि आप RHEL के अंदर काम कर रहे होंगे। RHCSA के एग्ज़ाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप यम की रिपोजिटरी इंडिपेंडेंटली कॉन्फ़िगर कर सकें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग द पेपर आपको सर्टेन पैकेजेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यम के बगैर नहीं हो पाएंगे। तो एन मुमकिन है कि वो आपको किसी HTTP सर्वर या FTP सर्वर का एड्रेस दें
और आपको कहा जाए कि यम इसके लिए कन्फिगर करें। यम को कन्फिगर करना इंतहाई आसान काम होता है। सर्विस आपको मिल जाएगी, जो यम की फाइलें हैं वो मिल जाएंगी /etc yum.repos.d में। ls करें, आपको ये एक फ़ाइल अवेलेबल है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट डॉट रेपो। एक रेड हैट या RHEL डॉट रेपो भी होगी फ़ाइल। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि फ़ाइल की एक्सटेंशन डॉट रेपो होनी चाहिए। और ls-l करें, उसके परमिशन भी ज़रा देख लीजिएगा। ये रूट के प्रिविलेजेस होते हैं, बाकियों को सिर्फ रीड होता है, रूट के लिए रीड एंड राइट होगा। अच्छा, मैं आपको ये फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। हम कहते हैं vi डिफ़ॉल्ट डॉट रेपो, एंटर करें। जो पहली लाइन है ये रिपॉजिटरी का नाम होता है। नाम आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये ज़रा कस्टमाइज सी है। ये मैंने अपना एक रिपॉजिटरी सर्वर छोटा सा बनाया हुआ है, उसका क्लाइंट है, तो मैंने इसका नाम लोकल रेपो रखा हुआ है। फिर मैंने अगला आ जाएगा रिपॉजिटरी का नाम, दैट इज़ नेम इज़ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स दिस एंड दैट। अच्छा, नेम आप ना भी दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, या अगर मैं आपके सामने अमेंड कर देता हूँ, आप इसको कह दें नेम इज़ लोकल रेपो, लेकिन पेपर के दौरान बराए मेहरबानी नाम वही रखिएगा जो वहाँ कहा जा रहा हो। मेरे वाला लोकल रेपो मत रख दीजिएगा। देन बेस यूआरएल। बेस यूआरएल वो लोकेशन है जहाँ से डिपेंडेंसीज और पैकेजेस मिलेंगे इसको। और इस केस में देखें FTP सर्वर है, FTP है /10.1.1, आगे IP है /pub का फोल्डर है। ये चीज़ आपको पेपर में मुहैया की जाएगी। आई डोंट नो वहाँ क्या होगा, लेकिन बेस यूआरएल के साथ आपने वो एड्रेस देना है जिस एड्रेस से ये रिपॉजिटरी जो है वो पैकेजेस फेच करेगी। एनेबल्ड, अगर 08 मीन्स कि ये रिपॉजिटरी नहीं चलेगी, अगर 18 मीन्स कि ये रिपॉजिटरी सेलेक्ट की जाएगी। GPG चेक, गुनु प्राइवेसी गार्ड, GPG कीज़ अवेलेबल होती हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि आपकी पैकेजेस की जो आइडेंटिटी है वो कंफर्म की जाती है कि दे आर द जेन्युइन वन। इस केस में फ़िलहाल GPG चेक हमने 0 किया हुआ है, आप इसको 1 कर सकते हैं। बट अगेन आई विल से कि सजेस्ट यू कि पेपर का डायरेक्टिव ज़रूर फॉलो कीजिएगा। GPG की कहाँ से मिलेगी, की लोकेशन दी गई है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी एक सिंपल रेपो फाइल को बिल्डअप कर देती हैं। अच्छा, यम के बारे में मैंने बात आपको बताई नहीं। मेन यम जो है बेसिकली ये आपका एक ऐसा इंस्टॉलेशन का मैकेनिज़्म है जो कि आपके पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा और पैकेजेस की जो डिपेंडेंसीज़ होंगी वो खुद ब खुद रिजॉल्व कर लेगा। जब तक यम नहीं आया था उस वक्त तक पैकेजेस को इंस्टॉल करना इंतहाई मुश्किल होता था। एक कमांड से तो आप वाकिफ़ हैं, दैट इज़ RPM-IVH। ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। IVH के बाद आप RPM का नाम देते होते हैं, से हम कहते हैं कि क्या था, package.rpm ना, ये हमें पता है। लेकिन इस पैकेज की क्या डिपेंडेंसीज हैं, इसको चलने के लिए कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, ये एक बहुत लेंथी लिस्ट होती है। यम का हमें क्या फ़ायदा है कि जब मैं package.rpm नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ पैकेज का नाम दे दूंगा यम इंस्टॉल, तो क्या होगा कि उस पैकेज को भी यम अपनी रिपॉजिटरी में से सर्च करेगा जो रेड हैट की अथराइज होगी, और उस रिपॉजिटरी को सर्च करने के बाद वो उसमें से जो डिपेंडेंसीज़ है खुद रिजॉल्व करेगा और उनको भी साथ ही इंस्टॉल कर लेगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका वक्त बहुत बचता है और आप बड़ी आसानी के साथ इनको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन पर। अच्छा, अब यम की कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। पहली बात तो क्या है कि यम सर्च पैकेज नेम, यम सर्च पैकेज नेम क्या करता है कि ये आपके लिए जो है रिपॉजिटरी में से सर्च करके बता देता है कि क्या कोई रेलेवेंट पैकेज जो है वो आपके रिपॉजिटरी में अवेलेबल भी है कि कोई नहीं है। जी, तो आगे चलने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको यम की ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। हम कहते हैं कि यम से ज़रा सर्च करें, मैं कहता हूँ कि यम सर्च HTTPD,
कि क्या HTTPD के नाम का कोई पैकेज मौजूद है, सर्च करें रिपोजिटरी में से। जी देखें, मेरे सामने सर्च हुआ कि उसने बता दिया कि जी HTTPD मौजूद है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं कह देता हूँ उसको कि यम इन्फो HTTPD। तो इस पैकेज से मुतलिक सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी स्क्रीन पर ये शो कर देगा। कुछ टाइम दें इसको। देखें, इस सारे पैकेज से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन देखें आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है इसको कॉन्फ़िगर करने का, आपको डिटेल भी सारी मिल जाएगी। अगला स्टेप ये आता है कि मैंने इसे इंस्टॉल कैसे करना है। मैं लिखूँगा सिंपली यम इंस्टॉल डैश वाई। अगर मैं लिखूँगा तो वो दोबारा पूछेगा नहीं, डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा। लेकिन मैं फ़िलहाल वेट करता हूँ, मैं कहता हूँ यम इंस्टॉल HTTPD, एंटर करें। अब देखें ये डिपेंडेंसीज खुद रिजॉल्व करेगा। HTTPD के साथ चलने के लिए जो जो कुछ चाहिए वो भी आपके सामने आएगा। ये देख रहे हैं आप। देखें, मैंने सिर्फ उसको HTTPD कहा है, HTTPD के डैश टूल अपडेटिंग फॉर डिपेंडेंसीज देखें उसने शो की है। इट सेज कि ये भी चाहिए। मैं कह और पूछ रहा है कि 889 के है करें। मैं कहता हूँ जी यस, एंटर करें। और अब ये देखें कि उसने डायरेक्ट इस वक्त रेड हैट के नेटवर्क से रिपोजिटरी के थ्रू वो डायरेक्ट डाउनलोड कर रहा है इन पैकेजेस को, और अभी जो है इंस्टॉल कर देगा। कुछ देर हम वेट करते हैं ताकि ये दौरान में इंस्टॉल हो जाए। जी, अब आप देख सकते हैं कि जो पैकेज है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका सिस्टम इंस्टॉल कर गया HTTPD को, या जो हमारा वेब सर्वर जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसी तरह आप कह सकते हैं कि यम रिमूव HTTPD, एंटर करेंगे आप। तो अब आप देखेंगे कि वो उसका रिमूवल का प्रोसेस जो है वो चला देगा। सो वो आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ें रिमूव की। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखें रिमूवल आ गया। मैं कहता हूँ जी यस, रिमूव कर दें। तो ये इसी तरह से इसको रिमूव भी कर देगा जिस तरह इसने इंस्टॉल किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने डिपेंडेंसी भी रिमूव कर दी, पैकेज भी रिमूव कर दिया। अब ये तो हमारी एक इंडिविजुअल सर्विस थी। बाज़ औक़ात पैकेजेस ऐसे होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप होते हैं कि एक से ज़ायद उसमें जो टूल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट उसमें काम नहीं कर सकता। इस मसले को हल करने के लिए जो कमांड इसमें यूज़ की गई है जो में वो है ग्रुप की कमांड। से मैं कहता हूँ ग्रुप लिस्ट। ग्रुप लिस्ट क्या है, ये सेम है सर्च के। मैं कहता हूँ ग्रुप लिस्ट, और HTTPD था, अब मैं कहता हूँ इसको वेब सर्वर। मैं कहता हूँ कि ग्रुप लिस्ट करें वेब सर्वर का कि उसमें कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। ये बात डिपेंडेंसी की अब नहीं हो रही, पैकेजेस की हो रही है। अब देखें रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट आपके सामने आएगा। जस्ट एक प्रोसेस ने अभी हमारा काम रुका हुआ है। मैं पहले प्रोसेस किल करूं, दैट इज़ 5627। जी, प्रोसेस किल हुआ। अब मैं से कहता हूं कि ज़रा ग्रुप लिस्ट करे वेब सर्वर का मेरे सामने। जी, अब ये देखें, अब इस पर दोबारा रिपोजिटरी को रिकन्फिगर कर रहा है, रिकन्स्ट्रक्ट करेगा, और अब ग्रुप से मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के देगा कि वेब सर्वर के लिए कौन से आइटम्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे। रिजल्ट डेफिनेटली डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द HTTPD इटसेल्फ ओनली। जी, सिर्फ वेब सर्वर आया। इसको मैं अब चेंज करता हूँ, मैं कह देता हूँ से वर्चुअलाइजेशन। सिर्फ वर्चुअलाइजेशन है। जी, तो अब क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये दोनों ग्रुप्स अवेलेबल हैं,
तो अब अगर मैं पूरा ग्रुप इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कमांड देनी होगी, दैट इज़ ग्रुप इंस्टॉल। एंटर करें और अब देखें रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू HTTPD, क्योंकि सिर्फ वो एक पैकेज था। अब जब मैंने पूरा वेब सर्वर करने के लिए कहा है तो अब रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप देखें कि नंबर ऑफ़ पैकेजेस 11 है, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स 7 हो चुके हैं, डिपेंडेंसीज 4 हो चुकी हैं। सो अब मैं इसको सेव वाई करता हूँ तो मेरे पास अब 5.3 मेगाबाइट का डाटा इंस्टॉल होगा एज़ कम्पेयर टू द 889 KB जो कि थोड़ी देर पहले हमने इंस्टॉल किया था। और इन द सेम वैसे मैं इसको भी इंस्टॉल पे डैश वाई के स्विच से लगाता हूँ ताकि आपको इसका मुकम्मल आइडिया हो जाए। डैश वाई कर देता हूँ। अब यह मुझसे पूछेगा नहीं बल्कि इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा डायरेक्टली। आप देखें पैकेज नहीं, और देखें उसने पैकेजेस डाउनलोड करने शुरू कर दिए क्योंकि मैं उसको वाई पहले ही स्विच कर चुका हूँ। हम उस वक्त तक वेट करते हैं जब तक कि इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। जी, तो मीन टाइम हमारे इंस्टॉलेशन जो है वो अगेन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ये देखें कि HTTPD एज अ पार्ट ऑफ वेब सर्वर इंस्टॉल किया गया, जो हमारे असल में वेब सर्विस है। रेस्ट ऑफ द पैकेजेस उसका हिस्सा बन गए हैं। अगेन अब हम ग्रुप क्योंकि इंस्टॉल किया है लिहाजा ग्रुप रिमूव भी हो सकता है। मुझे कमांड देनी होगी, दैट इज़ ग्रुप रिमूव। एंटर करें और जो सिस्टम है वो वेब सर्वर के पैकेज को जो एज ए होल इसका ग्रुप है तमाम पैकेजेस समेत उनको रिमूव करना शुरू कर देगा। मुझे अगेन प्रोसेस किल करना होगा क्योंकि वो लॉक हो गया, दैट इज़ 5697। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोसेस से मुतल्लिक़ ये बातें डिटेल में देखेंगे कि अगर प्रोसेस प्रॉब्लम दे रहा हो तो उसको अपने किल कैसे करना है या मैनेज कैसे करना है इन चीज़ों को भी। अभी ये देखें जिस तरीके से उसने पैकेज इंस्टॉल किए थे उसने वैसे ही अब पैकेजेस को रिमूव करना भी शुरू कर दिया है। सो यहाँ पर आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।